नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। लोकतंत्र के महासमर की शुरुआत हो चुकी है और चुनावी बिसात पर शहमात का खेल भी शुरू हो चुका है। हम भी तैयार हैं अपने खास कार्यक्रम चक्रव्यूह के साथ। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी प्रदीप कुमार और वीरेंद्र सोनी जी मौजूद हैं और चक्रव्यूह में आज हम सवालों के घेरे में घेरने वाले हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय इस्पात मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह जी को। सर, बहुत बहुत स्वागत हमारे खास कार्यक्रम में आने के लिए। धन्यवाद आपका। और देखते हैं कैसा चक्रव्यूह की रचना क्या है, और क्योंकि उससे निकलना भी जरूरी है। तो पूरे आश्वस्त हैं चौधरी बीरेंद्र सिंह जी। शुरुआत करते हैं सवालों का सिलसिला और घेरते हैं चक्रव्यूह में आज चौधरी बीरेंद्र सिंह जी को। एक बार फिर से बहुत स्वागत सर और आभार समय देने के लिए हमारे खास कार्यक्रम में। आप पिछले 5 सालों की बात की जाए तो आप ग्रामीण विकास मंत्री रहे, केंद्रीय इस्पात मंत्री बने। आप उस प्रदेश से आते हैं जो कृषि प्रधान है। पिछले 5 सालों में आप कैसे तस्वीर देखते हैं? भारत के ग्रामीण इलाकों में कितनी तस्वीर बदली है और कैसे बदली है? देखिए, 2014 में जब हमारी सरकार बनी, नरेंद्र भाई मोदी ने जब देश को एक नई सोच दी, और उस नई सोच का सबसे बड़ा हिस्सा मैं खेती में भी मानता हूं। और इस देश में उत्पादकता और उत्पादन बढ़ाने के लिए हर बार कोई किसी की भी सरकार रही हो, प्रयास हुए हैं। कोई कभी थोड़ा हुआ, कभी ज्यादा हुआ, लेकिन वो प्रयास उत्पादकता बढ़ाने के लिए थे। अच्छा बीज मिले, अच्छा खाद मिले, सब्सिडी मिले, बिजली पे सब्सिडी मिले, डीजल पे सब्सिडी मिले, ये सारी बातें। लेकिन पहली बार हमारी सरकार ने किसान को और खेती को एक अलग अलग संज्ञा दी है, अलग अलग उसकी आइडेंटिटी बनाई है। और जैसे मैंने कहा कि खेती के लिए हर सरकार का प्रयास था, लेकिन जो खेती करने वाला था उसकी तरफ किसी ने कभी नहीं देखा। पहली बार नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने, उनकी सोच का हिस्सा है ये कि नहीं, ये नहीं है, इसके साथ जो जुड़ा हुआ है उसकी और भी तो समस्याएं हैं, उसको भी पहचानो। तो किसान को जो 6,000 रुपया साल देने का एक ऐतिहासिक निर्णय है, इसकी मैं एक छोटी सी उदाहरण बताता हूं कि मेरे गांव के पास से कुछ लोग आए। वो हमने कहा कि आपके गांव में कितने लोगों को लाभ, कितने लोगों को पहुंचेगा? तो लाभार्थी बताए 1474 लोग, और उस गांव की आबादी है कुल 4,000 से भी नीचे। लेकिन ये तो सरकार दावा करती है, लेकिन हमने देखा है कि विरोधी कहते हैं, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हैं, कहते हैं कि पूरी तरीके से लागू नहीं हुई। सरकार ने वादा किया था और ये वादा उनका था कि वो किसानों की आय को दुगना कर देंगे, वो वादा पूरा नहीं हुआ। ये देखिए, वही तो बात, मेरे को पहली बात मैं पूरी करूं तभी आप स्वामीनाथन की बात पे बात कर सकते हो। मैंने उनसे जब पूछा तो उन्होंने कहा कि 1474 लोग हैं, और वो सपनी जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में जमाबंदी होती है वो सांस लेके आए हुए थे कुछ लोग। मैंने एक जमाबंदी देखी जिसमें 5 एकड़ से कम का एक परिवार था, जिसमें 17 लाभार्थी थे। अब आप अंदाजा लगाइए कि उसमें कुछ ऐसे भी थे जिनके हिस्से में सिर्फ 1,000 गज जमीन आती है। 1,000 गज जमीन पे किसान क्या तो खेती करेगा, क्या उसमें उगाएगा, क्या उसको लाभ होएगा? ऐसे किसानों को जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सरकार ने पहली बार उनको ये कहा कि नहीं, ये जो हैं इनको हम दूसरे तरीके से भी मदद करेंगे, और किसान को ये एहसास होगा कि मेरे पीछे सरकार भी खड़ी है, ऐसी बात नहीं है। तो जो मैं जो बात कह रहा हूं, और जैसे आपने कहा, 2 चीजें हैं। एक, पहला हमने काम किया कि 2022 तक किसान की आमदनी दुगनी होनी चाहिए। गांव में रहने वाले 2022 अभी आया कहां है? लेकिन वो सिर्फ ये कहते हैं विरोधी कि वो किसानों की बात करते हैं, किसानों की आय दुगनी करने की बात करते हैं, लेकिन वो 1.5 गुना समर्थन मूल्य के मुताबिक वो वहां तक जाते हैं सिर्फ दिखावे के लिए। किसानों को असल में फायदा नहीं मिला। देखिए, आप एक बात समझें, अभी भी इस देश की 62% आबादी सिर्फ खेती पे निर्भर है, और खेती उनका प्रोफेशन है। दुगनी आमदनी का मतलब है कि मेरे अपने आंकलन में कम से कम 20 लाख करोड़ रुपया जो हमारे
इकोनॉमी है, आर्थिक व्यवस्था है, उसमें सर्कुलेट करेगा। और जिसको हम जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं, मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं, लेकिन मेरी अपनी परिकल्पना है, मेरी अपनी एक सोच है कि जिस दिन हम इस चीज को पूरा कर लेंगे, इस देश में सकल घरेलू उत्पाद कभी भी सिंगल डिजिट में नहीं आएगा, हमेशा डबल डिजिट में रहेगा। और यही किसी अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ा एक मैं कहूं कि किसी अर्थव्यवस्था की प्रगति को दर्शाता है। एक सवाल मेरा सर, अब 6,000 आपने बात की, 6,000 जो किसानों को सालाना मिलेंगे, क्या सरकार के लिए ये करना ज्यादा आसान है? स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू करना मुश्किल है? स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आपको पता है क्या है? उसमें कई सिफारिशें की गई हैं, पूरा सिलसिलेवार उसमें कैसे किसानों की स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट पहले तो ये मान के चलो 8-9 साल से ठंडे बस्ते में थी, बल्कि 10 साल से। 2014 में आपकी सरकार आगे बढ़ सकती थी। मैं वही तो, आगे बढ़े तो मैं बता रहा हूं ना। स्वामीनाथन की रिपोर्ट में जो बेसिक उनका है बेंचमार्क, वो ये है कि उत्पादन में जो खर्चा आता है उसका 50% बढ़ा के किसान को मिलना चाहिए। मैं आज तक हमने जो 14 फसलों पे कीमत बढ़ाई है, 53% से लेके और 190% की बढ़ोतरी है। जैसे सनफ्लावर है, उसमें 190% की वृद्धि है, गेहूं 180% की वृद्धि है, आपका जो ये क्या नाम चना, उसमें 96% की वृद्धि है, बाजरा उसमें 102% की वृद्धि है। ये अब आप उसको कहो कि आपने तो ज्यादा बढ़ा दिया, ये नहीं है बात। ये है कुछ फसलों पे हमारा निर्णय लेने से पहले भी बढ़ोतरी पे थी वो फसलें। टेक द केस ऑफ व्हीट। तो मैं जो बात कह रहा हूं, आप स्वामीनाथन कमीशन को क्या मानते हैं? आपको देखिए, एमएसपी का मतलब यह है कि एमएसपी तभी सफल होएगी जब इस देश के सब राज्य प्रोक्योरमेंट की व्यवस्था को, जितने भी एमएसपी की क्रॉप हैं उनमें खरीदने में सक्षम होंगे। ये सबसे तो बड़ी सबसे ज्यादा राज्यों में तो सरकार बीजेपी की है। एमएसपी की आप बात कर रहे हैं, आय दुगनी की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ देखें तो विदर्भ के क्षेत्र की बात करें, किसानों की आत्महत्या की बात करें, वो दर बढ़ी है लगातार जो रिपोर्ट आती हैं। क्या वजह है कि किसानों को आंदोलन करने पड़े हैं, इस सरकार में अपनी मांग के लिए सड़कों पर उतरना पड़ा है? देखिए, एक तो आप ये मान के चलिए कि जिसको आप आत्महत्या, किसान करता है आत्महत्या, वो बोलते हैं, आप समझने की कोशिश करें कि वो बोलते ना, मुझे और भी तो गम है जमाने में तेरे गम के सिवा। किसान को अगर सिर्फ खेती से जोड़ के आप कहो कि वो आत्महत्या कर रहा है, उसके और भी तो चीजें हैं जिंदगी में। कहीं उसको असफलता मिलती है, कहीं उसके घर में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बन जाती हैं जिससे वो विचलित हो जाता है। कई ऐसी चीजें हैं जो खेती से बाहर हैं। मैं इसीलिए कहा 6,000 रुपया उसको अपने बेटे कर्ज का बोझ, ये भी आंकड़े आए हैं कि कर्ज के बोझ की वजह से किसानों को जान गंवानी पड़ी है, सरकार ने राहत नहीं दी और ये चुनावी जुमला बन गया। दूसरी तरफ वादे किए गए कर्ज माफी हो जाएगी और अब हम देख रहे हैं राहुल गांधी ने कहा है 72,000 रुपये सालाना दिए जाएंगे परिवारों को, गरीब परिवारों को। ये एक बड़ी आय का माध्यम काट माना जा रहा है जो मोदी सरकार ने 6,000 रुपए की योजना लाई। राहुल गांधी जी को पहले तो ये 72,000 का आंकड़ा प्रेस में देने से पहले तो ये मान लेना चाहिए था कि उनकी ये स्कीम क्या है। उन्होंने खुद ये माना है कि अभी हम स्कीम क्या होगी, बड़े बड़े जो अर्थशास्त्री हैं, विशेषज्ञ हैं, उनसे सलाह ले रहे हैं। उसके बाद हमारा ये इरादा है कि हम बेहतर, एक मिनट सुन लें, आप मेरी बात सुन लें। लेकिन उन्हीं के स्पोक्स पर्सन ये कहते हैं कि 3,40,000 करोड़ रुपया अगर हम 72,000 की व्यवस्था करते हैं तो हमारे को बजट से लेना पड़ेगा। और उन्होंने कहा कि बजट के मुताबिक 12% 12.5% के करीब बजट का पैसा सिर्फ इस चीज में जाएगा। आज हमारा डिफेंस बजट भी इतना नहीं है। तो आप सोचें, ये सारी जिनको ये जुमला बोलते हैं, जुमला तो असली ये है। मतलब गरीबों के बारे में कुछ सोचा तो सही नहीं। आपकी तो सरकार ने कोई ऐसी 15 लाख का वो जुमला ही साबित हुआ। नहीं, आप कैसे कह रहे हैं 15 लाख का? आपने मेरी बात नहीं सुनी। मैं जब ये कहता हूं कि 20 लाख करोड़ रुपया इस देश की
किसान की और गांव में रहने वाले आदमियों की आमदनी जब दुगनी होने की बात होगी तो उस अर्थव्यवस्था को, कोई ये नहीं होता कि हमने कोई 15-15 लाख की पेटियां तैयार की है और बांट रहे हैं, ऐसे नहीं है। अर्थव्यवस्था जो बढ़ाने का प्रयास है और उसी प्रयास के माध्यम से तो कोई राष्ट्र की आर्थिक शक्ति बनती है। लेकिन सर देखिए ये भी तय है सर कि मतदान से पहले यानी इलेक्शन से पहले जो वोटर है वो अपना माइंडसेट करता है और परसेप्शन बनता है। अगर राहुल गांधी 72,000 रुपए देने की बात कर रहे हैं, ये हमने देखा कि कर्ज माफी का जब ऐलान किया राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में, तो किस तरह सत्ता में वापसी की। मैं तो उस कर्ज माफी को भी गलत मानता हूं। नहीं, आप गलत मानते हैं, सर एक कॉमन वोटर आप सुनिए इन पॉइंट्स को कंसिडर करता है। आप सुनिए, राहुल जी ये बोलते हैं कि 2 दिन में हमने कर्ज जो बोला था माफ कर दिया। आप घोषणा पत्र पढ़िए, आप घोषणा पत्र को भी छोड़िए, जो वो भाषण देते थे कि हमारे को सत्ता सौंपो, हम आपके कर्जे माफ कर देंगे, देते थे नहीं देते थे। लेकिन फिर ये क्यों कि ये कर्जा तो सिर्फ कोऑपरेटिव बैंक का होगा, ये कर्जा तो सिर्फ स्मॉल और मार्जिनल फार्मर का होगा। या तो मेहरबानी करके सत्तासीन होने के प्रयास में झूठ की मात्रा तो कम से कम घटा दो। अरे सच बोलने से, हाँ अगर वो कहते हैं हम कर्जे माफ करेंगे और फिर माफ कर दिए तो मैं मानता हूं, उसमें फिर इफ एंड बट्स नहीं चलते, इसलिए झूठ है ये। लेकिन जनता ने तो विश्वास किया और उनको जिता दिया, ये आप मानते हैं सर। और 72,000 का जो उन्होंने काउंटर अटैक किया है, कहा जा रहा है कि पीएम मोदी की 6,000 की योजना बड़ा काउंटर अटैक है, ये हो ही नहीं सकता। मैंने बताया ये संभव नहीं है। खुद उनको ही नहीं पता कि क्या व्यवस्था होगी 72,000 की, कौन से परिवार होंगे, किसकी कितनी क्षमता होगी। इसमें यह भी है, आपने सुना होगा कि हम ये भी आंकेंगे कि किस परिवार की आमदनी कितनी है। सपोज उनकी ये मान भी लें कि 72,000 देंगे, किसी परिवार की अगर 42,000 की आमदनी है तो वो तो 30,000 का लाभार्थी होगा। किसी की 70,000 की आमदनी है वो तो सिर्फ 2,000 का लाभार्थी होगा। और परिवार की बात करते हैं, हमने हर इंडिविजुअल को जिसकी भी रेवेन्यू रिकॉर्ड में 5 एकड़ से कम की एंट्री है उसको हम 6,000 रुपया साल का देंगे। और हमने ये शुरुआत की है, हमारी राज्य सरकार, मैं हरियाणा से हूं, हमारी राज्य सरकार ने भी फैसले किए 6,000 हम भी देंगे। जैसे राहुल गांधी बोल रहे हैं, हमने ये नहीं कहा, हमने ये कहा भगवान खुश हो नाराज हो, फसल अच्छी हो बारिश हो ना हो, हम 6,000 हर हालत में देंगे और इसको, हाँ किसान को। और हमने एक किस्त भेज दी और दूसरी, और मैं बता रहा हूं कि अप्रैल के महीने में हमारी दूसरी 2,000 की किस्त। तो क्या ये चुनावी किस्त नहीं है? कहा तो ये जा रहा है कि जो पैसे की व्यवस्था है, खासतौर से जिस तरीके से ये व्यवस्था की गई है चुनाव को साधने के लिए, किसान को, नाराज किसान को मनाने के लिए ये की गई है, और इसीलिए यहाँ पर ये व्यवस्था के तहत ये धन दिया जा रहा है। 2 सालों में हमने देखा कि बहुत आंदोलन हुए। अच्छा आप ये बताइए वो किसको साध रहे हैं फिर राहुल गांधी जी? जाहिर सी बात है आपके 6,000 72,000 नहीं, आप उनसे, आप हमारे से ये क्वेश्चन करते हो, साथ तो वो रहे हैं ना, हमने तो करके दिखाया। आपने 6,000 देने का ऐलान किया तो उनको भी कुछ ऐलान करना है। हमने करके दिखाया है। और जो सत्ता में आने की उम्मीद नहीं रखते वो तो 72,000 को, वो तो आपने उनके मुंह से खुद निकला। 72,000 रुपए हर महीना, 72,000 रुपए हर महीना। न्यूनतम आय योजना के पक्ष में नहीं है, गरीबों के लिए न्यूनतम आय योजना के पक्ष में नहीं है। न्यूनतम आय योजना नहीं है ये, आप समझिए। वो न्याय योजना बता रहे हैं। ये न्याय योजना, आय योजना कुछ नहीं। आप एक मोटी बात समझो, आप मेरे को ये कहते हो कि मैं आपको सत्ता में आने पे ये दूंगा, आपको ये पता कि मेरा कहीं चांस नहीं है, तो आप कुछ भी घोषणा करो। वी आर द गवर्नमेंट, वी नो वी आर कमिंग टू पावर अगेन। हमारे को पता है, हम कोई ऐसा वायदा नहीं करेंगे जो सिर्फ हवाई हो। 72,000 की कल्पना गरीब आदमी भी नहीं कर सकता आज। और एक परिवार को 72,000 की बात करें और उसकी कोई उसका खुलासा ना करें, आज कोई खुलासा नहीं। ये बात ऐसा लगता है सर कि चूंकि चुनावी वादे हम करते हैं तो मूल मुद्दों से कहीं ना कहीं भटकते हैं। आपको लगता है जनता के साथ छलावा इस तरह के चुनावी वादे कोई भी दल करे? देखिए, जनता के साथ छलावा ये नहीं है। जनता के साथ छलावा वो है कि मैं ये कहूं कि मुझे सत्ता सौंपो, मैं आपके कर्जे माफ करूंगा, जैसे मैंने पहले कहा। लेकिन फिर उसके में आप ये कहो कि कोऑपरेटिव के होंगे, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर के होंगे, 1 लाख की लिमिट होगी, 2 लाख की लिमिट होगी। ये है छलावा। आप भाषण बोलो,
वही करके दिखाओ। भाषण में कहो कर्जे माफ, वैसे नहीं, वैसे कहोगे 1 लाख का होगा, 2 लाख का होगा। अच्छा चौधरी साहब, कहाँ का इंसाफ है? चौधरी साहब, ये छलावा नहीं है कि आप सत्ता में आने से पहले वादा करते हैं हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन लोग बेरोजगार हैं। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है। लोगों की नौकरियां गई हैं नोटबंदी के बाद, और किसानों के बाद अगर कोई नाराज वर्ग है तो वो है नई नौकरियां जो पैदा नहीं हुई, लोग बेरोजगार हुए हैं। एक बड़ा मुद्दा बना है और विपक्ष ये कह रहा है कि सिर्फ जुमलेबाजी हुई है, रोजगार नहीं मिला है। रोजगार का आपका मतलब क्या, जरा ये समझाएं। रोजगार का मतलब यही है कि जब लोगों की नौकरियां चली जाती हैं, नई नौकरियां पैदा होना, जो सेक्टर में अलग अलग। आप समझो फिर, सरकार ने वादा किया रोजगार को आप नौकरी नहीं, और क्या कहेंगे? रोजगार को किस तरह रोजगार को नौकरी नहीं मानते तो मैं समझाता हूं क्या है रोजगार का मतलब। देखिए, प्रधानमंत्री तो कह देते हैं कि मैं अलग अलग मैं आपको आंकड़े देता हूं। जिस दिन हमने ये फैसला किया कि कृषि लाभकारी होना चाहिए, वरना कृषि का जो धंधा है उससे लोगों का मन उठ गया। इस देश में हमने उस वक्त ये कहा था कि 20 करोड़ युवा युवतियां ऐसी हैं जो ये कहते हैं कि हम किसान के घर में पैदा तो हो गए लेकिन खेती में कुछ बचा नहीं है। तब हमारी सरकार ने जो ये निर्णय लिए, और जो अंतिम निर्णय जो इसका ये जो 6,000 का था, इनको अगर सबको आप मद्देनजर करके देखें तो आज जो किसान का बेटा या बेटी खेती के प्रति उदासीन था, उसके मन में एक चीज जगी है कि अब चाहे ऑर्गेनिक खेती की हमने बात करी हो, चाहे इंश्योरेंस की हमने बात करी हो, चाहे ग्रीन हाउसेस में खेती की बात करी हो, कितने ऐसे 1 ड्रॉप मोर क्रॉप की हमने बात की हो, और ये मैं फिर दोहरा रहा हूं, ये हमने किसान को अलग से आइडेंटिटी मान के उसके लिए जो प्रबंध किया 6,000 का, और ये शुरुआत है। हरियाणा गवर्नमेंट ने भी 6,000 दिए हैं। और आप 1 मिनट, हमारे आज से 40 साल पहले, 35 साल पहले ये एक फैसला हुआ था कि 100 रुपए बुढ़ापा पेंशन मिलेगी। आप बोल रहे हैं कि हो सकता है कि आपका ये चुनावी जुमला हो। उस 100 रुपए की पेंशन को कोई किसी की हिम्मत नहीं थी, किसी की सरकार आई, किसी की गई। तो आज हम ये मान के चलते हैं हमने किसान के लिए एक शुरुआत की है, और वो शुरुआत भी इसलिए कि उसके मन में ये भाव पैदा हो कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे पीछे मेरी सरकार की भी मदद है, और समाज भी अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती है कि किसान का जो प्रोफेशन है वो कभी भी उसको विचलित ना करे उसके रास्ते से। इसीलिए लाखों नहीं, आपने 2 करोड़ की बात की, बिल्कुल वादा किया गया, करोड़ों की संख्या में जो कृषि से बाहर आके काम करना चाहते थे, उन्होंने ये महसूस किया कि अब कृषि हमारे लिए लाभकारी है और हमारे को कंसंट्रेट, हमारे को यहीं केंद्रित करना चाहिए अपना। और जिनकी नौकरियां गई हैं, जो लोग बेरोजगार हुए हैं, आप वो पूछ रहे हैं? मैं यही सवाल पूछ रहा हूं कि जो लोग बेरोजगार हो गए हैं, हाँ, उनको रोजगार नहीं। ये देखिए, आप बेरोजगारी का मतलब फिर आप नहीं समझ रहे। बेरोजगारी आपसे समझना चाहिए। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप बहुत सी ऐसी वर्कफोर्स है जिसका टारगेटेड होता है कि ये काम हो गया, ये योजना बन गई, इसमें 50,000 आदमी काम करते थे। अब योजना का स्वरूप जब पूरा हो जाता है तो कोई दूसरी जगह तो वो 50 को जो आप कह रहे हैं ना कि बेकार हो गए, बेकार नहीं होते। मेरी अपनी जो मेरा स्टील मिनिस्ट्री है मेरे पास, मैंने पिछले 4-4.5 साल में हमने 5 लाख जॉब, नई जॉब क्रिएट करी हैं, और इनडायरेक्टली, एक तो डायरेक्ट जॉब, इनडायरेक्टली भी हमने कम से कम 16 लाख ऐसी असामियां हैं, ऐसे काम हैं जो लोगों को किसी ना किसी रूप में इंडस्ट्री, और वो भी सिर्फ सैनिकों का मुद्दा, क्योंकि हरियाणा वो प्रदेश है जहां पर सेना के बहुत जवान हैं, पूर्व सैनिक रहते हैं, उनके लिए आपकी सरकार की तरफ से क्या? देखिए, हमने जो किया वो सारे देश को पता है, और खास तौर पे जो रिटायर्ड आर्मी के लोग हैं, सेनाओं के, उनको जो 1 रैंक 1 पेंशन की जो बात थी, वो लगभग 4 दशक से ये मांग थी, और बहुत बड़ा एक स्टेप हमने लिया, और उसमें आज हम ये कह सकते हैं कि पहली जो किश्त थी उसमें ही 8,000 करोड़ रुपए का फायदा उन एक्स सर्विसमैन को हुआ है। और मैं तो ये मान के चलता हूं, मैं
एक छोटी सी एग्जांपल देके, मेरी जो मदर इन लॉ है वो शी इज विडो ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल, उनको 43,000 रुपये मिलते थे। जब 1 रैंक 1 पेंशन हुई तो अब उनको 72,000 मिलते हैं, 72,000 रुपये। तो आप अंदाजा लगाइए, जब एक विडो को इतना लाभ हुआ तो सैनिकों को और किसी भी रैंक के थे उनको बहुत बड़ा लाभ हुआ। नहीं, जो सैनिक शहीद हो रहे हैं, सीमाओं पर शहीद हो रहे हैं, हर 10वां सैनिक हरियाणा से है। तो जो सैनिक शहीद हो रहे हैं तो हरियाणा में इसके लोगों में उत्तेजना, रोष, ये तो स्वाभाविक होगा। स्वाभाविक है। और मैं तो ये मान के चलता हूँ कि टोनी जी, एक और बात भी मैं बता दूं, आपने हर 10वां सैनिक बताया हरियाणा से है। हर 6th ऑफिसर ऑफ द आर्मी, एवरी 6th ऑफिसर ऑफ द आर्मी इज फ्रॉम हरियाणा। ये बहुत बड़ी बात है, छोटी सी स्टेट। और अभी भी जब भी IMA से जो रोल आउट होते हैं हमारे ऑफिसर, पिछली बार यूपी के बाद दूसरा नंबर हमारा था। यूपी तो हमारे से 8 गुना बड़ी स्टेट है। तो मैं हरियाणा में, इसीलिए आज आप जो मेरे से आगे का सवाल पूछोगे ना, मैं उसका जवाब अभी दे रहा हूं। राजनीतिक सोच और हरियाणा में 2 बड़ी चीजें, एक हरियाणा का युवा जो खेलों में अग्रणी, देश में अग्रणी और दुनिया में नाम कमा रहे हैं, और सेनाओं में हमारा योगदान सबसे बड़ा। और जब आप हर 10वां से सैनिक हरियाणा से बोलते हो तो शहीदी की जब बात आती है तो हर 5वां शहीद अपना है। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। पूरे देश को फक्र है अपनी सेना पर, लेकिन विपक्ष ये कहता है कि आप लोग इनकैश करते हैं। आप बालाकोट या एयर स्ट्राइक को इनकैश कर रहे हैं रैलियों के माध्यम से। देखिए, अब आप इनकैश की बात अगर कहें तो मैं कैबिनेट मिनिस्टर हूं। मैं आपको एक बात बताऊं, जिस दिन ये पुलवामा की घटना हुई थी उससे अगले दिन ही ये फैसला हुआ था कि हमारे देश की सेनाओं को पूर्ण स्वतंत्रता है, वो जो एक्शन लेना चाहें, जो उपयुक्त समझें वो लें। प्रधानमंत्री ने बड़े स्पष्ट शब्दों में ये कहा था। और आज ऑन रिकॉर्ड हम ये बोलते हैं कि जो कामयाबी है, जो शौर्य हमारे सैनिकों ने वहां दिखाया है, चाहे हवाई सेना ने दिखाया हो, उसका सारा क्रेडिट हमारी सेनाओं को जाता है। हम उस क्रेडिट से कोई वोट की राजनीति नहीं करना लेकिन चाहते। प्रधानमंत्री ने चुनावी रैलियों की बात हो, हर सभाओं की बात हो, और वो एक जिस तरीके से उसको पॉलिटिसाइज करते नजर आए हैं, विरोधी ये कहते नजर आए हैं, और खासतौर से जो आंकड़ों की बात हुई थी वो बीजेपी की ओर से हुई थी। ये आरोप लगते हैं, जो आंकड़े, जिस मौत के आंकड़ों को लेकर सवाल उठे, शहीदों को लेकर ये कहा गया कि वो शहीद हो गए हैं, लेकिन जिस तरीके से आतंकवादियों को मारा गया, कितनी संख्या में मारे गए, इसको लेकर सवाल उठे। और बीजेपी की ओर से जब ये बयानबाजी आई तो कहा गया कि ये राजनीति वहां से हो रही है। देखिए, कांग्रेस की सबसे बड़ी कमी है ये कि कांग्रेस इस बात को समझे। मैं बार बार ये बात कहता हूं, कांग्रेस की जिम्मेदारी देश के प्रति उतनी है जितनी हमारी है। लेकिन अगर इन चीजों को वो हमारे से सवाल पूछने की बात कहेंगे, हमारे एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल ने स्पष्ट शब्दों में ये कहा कि हमारा काम है टारगेट हिट करना। हम ये नहीं काउंट करते कि कितने मरे, कितने इंजर्ड हुए। ये जो चीजें हैं सेनाओं के बारे में और देश की सिक्योरिटी के बारे में, अगर हम अपनी सीमाओं में रह के बात करें, चुनावी मुद्दे बहुत हो सकते हैं। चुनावी मुद्दा ये बीजेपी के नेताओं ने शुरू किया था ना सर, आंकड़े जो दिए उन्होंने, इतने आतंकवादी मारे गए, और आपको याद होगा बीजेपी अध्यक्ष ने बयान दिया था सबसे पहले। ये कोई ऑफिशियल कोई वर्जन किसी भी, ना तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का था, ना मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का था। आपने देखा होगा 3 हमारे जो स्पोक्स पर्सन थे जब साउथ ब्लॉक से बात करके आए थे, और वहीं नीचे साउथ ब्लॉक के नीचे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उन्होंने अपने आप को जो रिप्रेजेंट किया, वो जो तथ्य थे उन्हीं पे बात की। उन्होंने तो फिर क्या जरूरत पड़ गई सर? अमित शाह अलग रैलियों में अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं, पीएम अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं, संख्या को लेकर, संख्या पर खिलवाड़ क्यों? ऑफिशियली हमारा कहीं भी सरकार की तरफ से कोई ये वर्जन नहीं है कि कितने लोग मरे या कितने मारे गए। ये जो वर्जन है ये ऑफिशियली नहीं, लेकिन अनऑफिशियली हमने देखा, अनऑफिशियल देखा हमने बहुत रैलियों में लगातार ये आंकड़े गिनाने की कोशिश की गई।
किसी ने भी नहीं ये आंकड़े गिनवाए। ये जरूर है कि देखिए, अब मैं वही बात आपको दोबारा बोल रहा हूं कि जब कर्जे माफी की बात आती है तो कहते हैं आपके कर्जे माफ करेंगे, जब सत्ता में आते हैं तो कहते हैं कि हमने तो 1 लाख बोला था। आप भाषण से घोषणा पत्र, भाषण और सत्ता, ये 3 चीजों को मिला रहे हैं। जहां तक सरकार की बात है, हमारे बिल्कुल स्पष्ट है। हमने नंबर 1 फौज को पूरे अख्तियार दिए, आप जो चाहें करो। दूसरा, जब आंकड़ों की बात आई, उसको यानी ऑन रिकॉर्ड रखने के लिए एयर चीफ मार्शल ने जो बात कही कि हम टारगेट हिट करते हैं, हम ये बता सकते हैं हमने कहां कहां कितने। लेकिन सर ऑफ रिकॉर्ड बहुत बातें हुई हैं, ऑफ रिकॉर्ड रैलियों में बहुत बातें हुई हैं। बहरहाल किसान का मुद्दा हमने उठाया, सैनिकों का मुद्दा उठाया, एक बड़ा मुद्दा क्योंकि जीरो टॉलरेंस करप्शन की आपकी सरकार ने बात की, लेकिन राफेल पर जमकर घिरे आप। राफेल डील को लेकर सवाल उठे हैं कि जो सरकार करप्शन को लेकर सत्ता में आई हो, राहुल गांधी राफेल डील का मुद्दा उन्होंने उठाया और एक नारा दिया उन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ चौकीदार को लेकर। प्रधानमंत्री ने उसको डाइवर्ट कर दिया और मैं भी चौकीदार, अब उसको ले आए वो, और कैंपेन उन्होंने बदल दिया है पूरा। तो करप्शन को लेकर जो लड़ाई है वो बदल गई है और कहीं ना कहीं इस पे क्या चुनाव पर इसका असर देखते हैं आप? देखिए, जो भी है राफेल डील, उसकी सत्यता यही है कि आप और लोग भी इसको जानते हैं कि आपकी डील हुई, आपने 7 साल तक उस डील को फाइनल नहीं किया। कमेटी के बाद कमेटी बनती रही। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। 2014 में जब ये बात हमारे संज्ञान में आई और हमने ये चाहा, आपको याद होगा, मैं 3.5 साल पहले की एक स्टेटमेंट आपको बताना चाहता हूं कि उस वक्त ये बात हुई थी कि अगर ये जो 6-7 साल का समय हम खराब नहीं करते तो हमारे देश में उस समय 300 फाइटर एयरक्राफ्ट की जरूरत थी, लेकिन कुछ भी मूव नहीं हुआ। तो हमने राफेल की जो बात की। अब आप अंगूठी पहने हुए हैं, आप इस अंगूठी की, आपके जो इसमें जो आपने स्टोन लगाया हुआ है, इससे निकलवा के कीमत पूछो, जौहरी से कुछ और बताएगा, फिर कौन सा स्टोन डलवाना है तो कीमत उसकी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। और यही कहती है कांग्रेस की कीमत बढ़ गई है। ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, अनिल अंबानी को दिया गया, ऑफसेट वो कहां से आ गए? आप फिर इस बात में भी देखिए, ऐसा है जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होती हैं, ये जो डील है ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है, ये राफेल कंपनी से नहीं है, फ्रांस की और हमारी डील है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, इन डील्स में मैंने 10,000 करोड़ रुपए की चीजें आपसे खरीदी हैं। मेरी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है कि 30% मैं भी उस देश से खरीदूं, कुछ चावल खरीदूं, गेहूं खरीदूं, मिट्टी खरीदूं, कुछ खरीदूं, वो करनी होती हैं। और वो उस देश की डिस्क्रिशन है उस कि वो आप क्या खरीदेंगे, किससे खरीदेंगे। यानी ये कहना कि हमने अंबानी का क्या मतलब इसमें, ये दिस इज ऑब्लिगेटरी, और ये ऑब्लिगेशन जो है ये हर कंट्री को पूरा करना होता है। हरियाणा की बात कर लें कि अमित शाह जी राज्यसभा के सदस्य हैं, फिर भी गांधीनगर से चुनाव लड़ रहे हैं, और आप भी राज्यसभा के सदस्य हैं, हरियाणा का बहुत बड़ा राजनीतिक चेहरा है, तो आप मोदी जी को जिताने के लिए हरियाणा की कौन सी सीट से चुनाव लड़ना चाहेंगे? देखिए, मैं तो पहले भी बोल चुका हूं, मेरा नंबर 1 बात तो ये कि 3.5 साल का अभी राज्यसभा का कार्य है। आपसे ज्यादा अमित शाह जी का पड़ा है क्या? नहीं, अमित शाह जी रिप्रेजेंट करते हैं एक पार्टी को, और वो पार्टी, जिस पार्टी का अध्यक्ष, ये एक लीडरशिप की क्वालिटी होती है कि मैं भी लड़ रहा हूं, आप भी लड़ो। और उन्होंने अडवाणी जी जो अब बुजुर्ग हो गए थे, उनकी सीट पे लड़ने से एक वर्कर में भी एक मैसेज आता है कि अध्यक्ष जी ने एक निर्णय लिया है, क्योंकि अडवाणी जी जब सीट छोड़ेंगे तो अध्यक्ष जी लड़ेंगे तो उसका महत्व बदल जाता है। दूसरी बात, मेरी यहां तक बात है, मैं 47 ईयर्स इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स है मेरी। हाँ, 77 में जीते थे जनता लहर के समय। 77 में, लेकिन इलेक्शन मैंने 72 में भी लड़ा था। वो अगला चुनाव नहीं, एमएलए का 72 में एमएलए का इलेक्शन लड़ा था, वो मैं हार गया था। 77 में जब कांग्रेस को कोई वोट ही नहीं रहा था, मैं जी। लोकसभा की क्या रहेगी बात? लोकसभा की मैंने बताया ना कि मैंने कहा है
कि मैं अच्छा, आपकी कोशिश ये भी है कि अपने बेटे को भी राजनीति में लाए, एक दशक से आप कोशिश भी कर रहे हैं। अगर वो- टिकट नहीं मिलता तो क्या मलाल रहेगा? नहीं, मलाल इन बातों का क्या होता है? मैं पिछले 25 साल से चीफ मिनिस्ट्री के चक्कर में हूं, मलाल हो जाएगा क्या? अब तो मनोहर लाल जी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ये देखिए, ये खेल है राजनीति को में। अगर मलाल होने लगे तो आप कुछ नहीं कर सकते, फिर तो ठप हो जाओगे। चलिए सर, बहुत कम समय रह गया है, संक्षेप में रैपिड फायर। एक मिनट, जब ब्रजेंद्र जी को जब आए थे आईसी के उसमें रैंक में 10वें नंबर पे थे, 9वें नंबर पे थे, और ये एक मतलब अच्छी धारणा गई थी, वो एक राजनीतिक का बेटा प्रशासनिक क्षेत्र में आया, तो वो उस समय राजनीति में नहीं थे, और अब आप खुद ला रहे हैं राजनीति में, या वो स्वयं की इच्छा से आ रहे हैं? और दूसरा, आपने एक बार हास्य प्रयास में कहा था कि मेरी नहीं चलती, जब ये मैंने सोचा कि मेरा बेटा होगा, पैदा होगा, तो उसका नाम मैं दिग्विजय रखूंगा, तब भी नहीं चली। जब आपकी बेटी हुई तब आपने कोई नाम सोचा था, वो भी ना, तब नाम गीतांजलि रखा गया। तो मतलब घर में नहीं चलती तो बाहर भी नहीं चलती, या ये हास्य प्रयास में लिया? नहीं, ये ऐसे है कि जब बच्चा पैदा हुआ तो मेरा तो अकेले का तो नहीं था ना, मेरी वाइफ का भी उसमें हिस्सा है। तो आपकी नहीं चली नाम रखने में? नाम रखने में उसकी चली, बेटी के नाम रखने में भी तो हमने मान लिया। अब हमारी दोनों की चली, हमने अपने बेटे को तैयार किया दोनों और आप एक बात और मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में मैं कहना चाहता हूं कि ये बातें भी आती हैं कि ये विरासत की बात है और ये परिवारवाद है। जब इस देश में पहली बार पहला मत पड़ा था, रिस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइज थी उस टाइम, उस समय से लेकर आज तक लगभग 100 साल का इतिहास है। 1922 में पहला चुनाव हुआ था इस देश में। मेरे परिवार का 100 साल में मैं ये बात गर्व से कह सकता हूं कि जहां तक मूल्यों की राजनीति की बात, जहां तक नैतिकता और राजनीति का संबंध है, हमने उन मूल्यों को और उन नैतिकता को निभाया है। और छोटू राम जी की जो पहचान है एक किसान मसीहा के तौर पे, मैं ये समझता हूं कि मेरा बेटा अगर इस चीज को समझता है कि उसकी भी कोई जिम्मेदारी है, तो ही मैंने ये फैसला किया। मैं राजनीति से फैसला आपका है, फैसला आपका है। मेरा फैसला है रिटायर होने का, मतलब अपनी रिटायरमेंट का, रिटायरमेंट इन द सेंस कि मैं अब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जो 47 संगठन के लिए काम करेंगे। मैं संगठन के लिए तैयार हूं काम करने। चलिए सर, अब समय बहुत कम है और संक्षेप में रैपिड फायर हाँ या ना में उत्तर देना है। राहुल गांधी क्या स्मृति ईरानी से डरकर अमेठी के अलावा केरल से चुनाव लड़ने वाले हैं? क्या लगता है आपको? लड़े? प्रियंका गांधी यूपी में मजबूत कर पाएंगी कांग्रेस को? नहीं। रॉबर्ट वाड्रा पर करप्शन के आरोप तो लगाए, पर कार्रवाई नहीं होने से क्या बीजेपी, हरियाणा बीजेपी को नुकसान होगा? कोई नुकसान नहीं होगा। बीजेपी सरकार में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ भी कई एफआईआर हुई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसका कोई फायदा या नुकसान? बहुत कार्रवाई हुई है, आगे बढ़ रही हैं, और ये न्यायिक प्रक्रिया है, इसमें आप और हम दखल नहीं दे सकते। अब एक बार फिर से पूर्व सीएम को कमान सौंपी गई है कांग्रेस की, क्या चुनौती बीजेपी के लिए? ये कमान नहीं है, ये किसी को लॉलीपॉप दिखाने वाली बात। अच्छा, जाट आरक्षण हिंसा का क्या फायदा या नुकसान बीजेपी को? देखिए, वो एक समस्या थी जिसका काफी हद तक अब नया जो संवैधानिक संशोधन हुआ है, उसमें जो बैकवर्ड कमीशन बना है, उससे जाटों के आरक्षण के नए सिरे से द्वार खुले हैं। नॉन जाट का क्या महत्व बढ़ गया है? नॉन जाट कोई जाति नहीं होती। लेकिन नहीं, क्या आप सैनी को बीजेपी के नॉन जाट नेता के तौर पर खतरा मानते हैं? मैंने बता दिया ना, एक तो नॉन जाट शब्द का ही उच्चारण गलत है। अरे 200-300 जातियां हैं। अगर आप जाट को जाति मानते हो तो आप ब्राह्मण को भी जाति मान सकते हो, आप अरोड़ा को भी जाति मान सकते हो, आप खत्री को भी मान सकते हो, आप राजपूत को मान बिल्कुल। सकते हो। हरियाणा में कहे कि ये नॉन जाट कोई चीज नहीं। हरियाणा में खट्टर के नाम पर चुनाव वोट मांगेंगे आप लोग? हाँ, खट्टर साहब मुझे लगते हैं कि उन्होंने कम से कम इन 4-4.5 साल में अपने काम की बात नहीं कर रहा मैं, नेतृत्व हासिल करने में उन्होंने कामयाबी मिली है। क्योंकि जो पंजाबी वोटर था वो बाय एंड लार्ज कांग्रेस का वोटर होता था, लेकिन अब वो 100% बीजेपी का वोटर। एक्टिव पॉलिटिक्स से क्या आप रिटायर होने वाले हैं? एक्टिव पॉलिटिक्स से क्या आप रिटायर होने वाले? एक्टिव पॉलिटिक्स से नहीं मैं रिटायर हो रहा, मैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से रिटायर होने की बात कर रहा हूं। चुनावी राजनीति से नहीं।
और एक चलते चलते आपसे जरूर ये पूछना चाहेंगे, जब मुख्यमंत्री लोग को लेकर सवाल आया था, हसरत रह गई, तो आपने तो नेतृत्व को भी मंजूरी दे दी है, उनके नेतृत्व में ही लोकसभा चुनाव हो रहा है, खट्टर साहब के विधानसभा चुनाव है, तो क्या ये हसरत रह जाएगी? नहीं, हसरत नहीं, मैंने कहा है, मैं ऑन रिकॉर्ड हूं कि अगर चुनाव लड़ने की नौबत कभी आएगी तो वीरेंद्र सिंह तभी चुनाव लड़ेगा जब चीफ मिनिस्टर बनने की बात होगी। तब तो 75 वर्ष से पार हो जाएंगे। हाँ, तब 75 वर्ष से पार हो जाएंगे। 75 की कोई बात नहीं होती, 75 ऑप्शन खुले रहेंगे। आप और हम दिमाग से ठीक रहे तो। बहुत शुक्रिया सर, यहाँ पर हमें समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ थे। चक्रव्यूह में एक और शख्सियत के साथ हम फिर हाजिर होंगे। आप बने रहिए टोटल न्यूज के साथ।